आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है अमेरिकन इंतखाबात, ट्रम्प के धांधली के इल्जामात, सुपर पावर का पावर किसके हाथ जाएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस, क्या मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात बन सकेंगे, किसान सरापा एहतजाज, पंजाब हुकूमत का लाठीचार्ज, कब बंद होगा अंधेर नगरी चौपट राज, कोरोना केसेस की शरह में इजाफा, एहतियात न की तो बिगड़ सकता है मामला, बचने का क्या है रास्ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस वक्त आलमी सियासी उफक पर अमरीकी सदारती इंतखाबात की बाज़गश्त है। सदारती टाकरे की दो अहम जमातें और दो अहम उम्मीदवार व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन आमने सामने हैं। 59वें अमरीकी सदारती इंतखाबात इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहां प्रीपोल रिगिंग, कबल अज़ वक्त फतह का ऐलान और फिर अदालत जाने जैसी धमकियों जैसे मुतनाज़े बयानात भी सामने आ रहे हैं। इससे पेशतर कि अमरीकी इंतखाबात की दिलचस्प गहमा गहमी पर तबसरा करें और मामलात आपके सामने रखें, अभी तक सामने आने वाले नताइज आपके सामने रखता है। इस वक्त तक 50 रियासतों में से 41 रियासतों के मुतवक्के नताइज सामने आए हैं। नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन को 224 नशिस्तों पर, जबकि रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप को 213 नशिस्तों पर सबकत हासिल है। सबकी नजरें नताइज पर लगी हुई हैं कि कौन सबसे पहले मतलूबा हदफ यानी 270 वोट हासिल करेगा और व्हाइट हाउस का मकीन ठहरेगा। क्या ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब होंगे या फिर पॉपुलर वोट हासिल करने वाले जो बाइडेन, जो अब तक पॉपुलर वोट हासिल करने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं, वो मैदान मारने में कामयाब हो जाएंगे। मुख्तलिफ रियासतों से हासिल करदा नताइज और फिर बाकी मानदा रियासतों से आने वाले मुमकिना नताइज की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर इससे पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि अमरीकी इंतखाबात में आम वोटर से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज्यादा अहमियत क्यों रखते हैं। अब इसकी सादा सी मिसाल साल 2016 के अमरीकी इंतखाबात है, जहां पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन के साथ थे, मगर इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हुए। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, ये सदारती इंतखाब पर कैसे असरअंदाज होता है, इस पर बात करते हैं। दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज कोई इदारा नहीं है, बल्कि अवाम की जानिब से मुंतखब करदा 538 अरकान का एक गिरोह है और लोगों के इस गिरोह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 अरकान को अमरीकी वोटर्स ही मुंतखब करते हैं। इन 538 अरकान को वोटर्स इंतखाब वाले दिन ही मुंतखब करते हैं, जो बाद में इलेक्टोरल कॉलेज के नाम में तब्दील हो जाते हैं और फिर वही अमरीकी सदर का इंतखाब करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान को पहले ही पार्टियां नामजद करती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई सियासी जमात किसी इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करती है। हर रियासत से तमाम पार्टियां अपने अरकान मुंतखब करती है और हर रियासत में पहले से ही इलेक्टोरल कॉलेज का कोटा मख्तस है और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान रियासत कैलिफोर्निया से होते हैं, जिनकी तादाद 55 तक है। अमेरिका की तमाम 85 रियासतों और दारुल हुकूमत वाशिंगटन से मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल कॉलेज अरकान मुंतखब होते हैं। इसी तरह दीगर रियासतों की निस्बत 2 रियासतों में एक अलग निज़ाम है। इन रियासतों में जिलाई सतह पर ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को इलेक्टोरल वोट, जबकि रियासती सतह पर मकबूल वोट यानी पॉपुलर वोटिंग के हामिल उम्मीदवार को 2-2 वोट दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जो उम्मीदवार 270 वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, बिलाखिर अमरीकी सदारत का ताज भी उसी के सर सजेगा। इस वक्त जिन रियासतों के नताइज आना बाकी हैं, उनमें रियासत पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, जॉर्जिया है और नॉर्थ कैरोलिना शामिल है। इन रियासतों में ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। अगर इन चारों रियासतों के 67 वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हैं तो उनके इलेक्टोरल वोटों की तादाद 280 हो जाएगी और शायद यही वजह है कि आज अमरीकी सदर ने नताइज से कब ली अपनी कामयाबी का दावा भी कर दिया है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि तमाम इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान बाज़ाब्ता तौर पर दिसंबर में अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर पहले से ही ऐलान कर दिया जाए कि फलां रियासत में फलां उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज के इतने वोट मिले हैं, वो हतमी नताइज नहीं होते, बल्कि वो जायज़ों और आदादो शुमार पर मबनी होते हैं, वो मुख्तलिफ पोल्स पर मबनी होते हैं, ओपिनियन पोल्स होते हैं जिनमें तब्दीली हो सकती है। शायद यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से सबसे पहले अपनी विक्ट्री का ऐलान किया और फिर खिलाफ तवक्को नताइज आने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का कहा, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay?
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won. अब सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन भी अपनी कामयाबी का दावा करते नजर आए। उन्होंने भी अपने हामियों से खिताब में अपनी कामयाबी का दावा किया है। जो बाइडेन क्या कह रहे थे जरा वो भी आपके सामने रखता है। Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Yes. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की सियासत में एक गहरी ममासलत पाई जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज जमा करने वाले निजाम में खराबी की शिकायत की है। ऐसा ही 2018 में ऑपोजिशन जमातों की जानिब से आरटीएस सिस्टम के बैठ जाने पर दावा किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज से कबल ही विक्ट्री स्पीच कर दी। इस तकरीर को 2013 में नवाज शरीफ की जानिब से किए जाने वाले खिताब के तनाजुर में देखा जा रहा है। अब यही नहीं है बल्कि अमेरिकी सदर ने भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वह नहीं 2013 के इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू किया था। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान की नजरें भी इंतखाबी नताइज पर हैं क्योंकि इन इंतखाबात के नताइज से पाकिस्तान की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर भी बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। नया अमेरिकी सदर क्या पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता होगा? क्या अफगानिस्तान में अमन की बहाली के अमल में पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां बरकरार रहेंगी? क्या फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में नई अमेरिकी इंतजामिया मुआविन साबित हो सकती है? क्या खित्ते में इंडिया की बालादस्ती के लिए अमेरिकी कोशिशें जारी रहेंगी? इसी हवाले से दोनों उम्मीदवारों का जायजा आपके सामने रखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में बज़ाहिर पाकिस्तान के साथ अमेरिकी ताल्लुकात तरी आई है, ताहम चंद दिन कबल ही ट्रंप इंतजामिया ने इंडिया के साथ मालूमात के तबादले और फिर दिफाई ताउन का जो मुआहिदा किया है वो पाकिस्तान के लिए खासा खतरनाक हो सकता है। इसी तरह ट्रंप इंतजामिया ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के असर व रसूख का फायदा तो उठा लिया है, ताहम अब इसका झुकाव इंडिया की तरफ है, जबकि जोसेफ बाइडेन की अप्रोच दोनों ममालिक की तरफ मुतवाज़न होने की तवक्को है। इसी तरह बाइडेन अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन रह चुके और पाकिस्तान को उनसे बेहतर शायद ही कोई अमरीकी रहनुमा जानता हो। इसीलिए उम्मीद है कि उनकी जीत की सूरत में ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बाइडेन ने मुतअद्दिद बारहा मुसलमानों के लिए हमदर्दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है, जबकि दूसरी तरफ सदर ट्रंप को अमेरिका में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के करीब समझा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से वाबस्तगी और ताल्लुकात का अगर मजीद बारीकी के साथ जायजा लिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप 2018 के अवाइल में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं करार देते थे, जबकि उन्होंने पाकिस्तान की दिफाई और इमदाद खत्म करने की धमकी दी। लेकिन रवा बरस के आगाज में उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की कुर्बत कभी नहीं रही। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को अपना दोस्त भी करार दिया। इमरान खान की जानिब से 2018 में वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान 3 मुलाकातें हुई। ट्रंप ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले बहरान के दौरान पाकिस्तान को इमदाद का यकीन दिलाया और कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर और माशी इमदाद फराहम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। हालांकि रवा बरस के अवाइल में पड़ोसी मुल्क भारत आए थे और 25 फरवरी को भारतीय शहर अहमदाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद है कि खित्ते में कशीदगी कम होगी। उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से अच्छे ताल्लुकात का हवाला देते हुए एक मरतबा फिर कश्मीर के तनाज़े में सालिसी की पेशकश की थी। अब अगर अमरीकी सदारती उम्मीदवार, ये तो ट्रंप के तमाम तर मामलात आपके सामने रखे, जो बाइडेन की बात की जाए तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जनूबी एशिया के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी अपनाई जाएगी, ताम पाकिस्तान पर उनका माजी का मौक़िफ़ मुल्क के साथ साथ खित्ते की तरफ उनके नुक्ता नज़र का कुछ इशारा दे सकता है। 2007 में उन्होंने पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर दुनिया में सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया था। 2008 में नायब सदर के लिए अपनी मुहिम के दौरान जो बाइडेन ने इस पोजीशन पर जोर देते हुए कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मुल्क पर हमला होता है तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ों में अलकायदा की मंसूबाबंदी से होगा। ओबामा इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान पर अमेरिका ड्रोन हमलों में 631% इजाफा देखने में आया था, जबकि जो बाइडेन बतौर नायब सदर उसी इंतजामिया का लाजमी जुज़्व थे। उनके माजी के मौक़िफ़ के बरक्स अगर वो सदर मुंतखब होते हैं तो जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल जो बाइडेन की खारजा पॉलिसी पर भी असरअंदाज होगी। डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स जो बाइडेन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद को कम कर देंगे तो वहां अमरीकी फौज की मौजूदगी से दस्तबरदार नहीं होंगे। गुज़श्ता साल डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार के दरमियान मुबाहिसे में जो बाइडेन ने कहा था
कि हम अड्डों की फराहमी के जरिए अमेरिका को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का निशाना बनने से रोक सकते हैं। साथ ही पाकिस्तानियों पर जोर दिया था कि वो हमें अड्डे फराहम करें ताकि हम वहां से उड़े और उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्हें हम जानते हैं। ताहम अमेरिका खित्ते में चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए भारत के करीब हो सकता है, जो वाशिंगटन के इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज होगा। लेकिन जो बाइडेन के इस बयान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका किसी भी मुल्क से मुकाबला नहीं बल्कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात का ख्वाह है। खासतौर पर चीन के पर्सपेक्टिव में जो बाइडेन ने ये जुमला कहा है। डोनाल्ड ट्रंप गैर संजीदा इश्ताल अंगेज बयानात के हवाले से मशहूर है, जबकि जो बाइडेन मामला फहम और फिर नर्म मिजाजी के हवाले से मशहूर है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका माशी बेहतरी के लिए चीन समेत दीगर ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेगा? क्या वाशिंगटन मामलात को खुशफहमी के साथ मामला फहमी के साथ हल की जानिब लेकर जाएगा या फिर धमकियों का सिलसिला जारी रहेगा? क्या माहौल नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के मामले को ऐसे तरीके से हल किया जा सकेगा? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अमेरिका से सहाफ़ी आलिया शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। आप अमेरिका में मौजूद हैं और तमाम तर सियासी इंतखाबी सरगर्मी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ वक्त के लिए इंतखाबी नताइज आना रुक गए, ये प्रोसेस हॉल्ट हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे शुकूक व शुबहात जन्म लेने लगे। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ देर के लिए जो नताइज रुके, ये कहना है सदर ट्रंप का, लेकिन नताइज सच रुके नहीं। नताइज आते रहे। स्विंग स्टेट्स हमेशा से अमेरिका में स्विंग स्टेट्स के जो नताइज हैं वो इसी तरीके से आते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनका इल्म होता है कि यहाँ पर रिपब्लिकन्स हैं, यहाँ पर डेमोक्रेट्स हैं, उनके नताइज आते चले जाते हैं, तसलसल कायम रहता है। लेकिन जब स्विंग स्टेट्स की बारी आती है, वो इतनी अहम और हतमी रियासतें हैं जिन्होंने जो फैसला करना होता है, तो वहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं। अब सिर्फ यही नहीं कि कुछ देर के लिए, बल्कि अभी आज के रोज तक भी शाम तक वहाँ नताइज जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे बल्कि वाजे हो पाएंगे। जहां पर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 16, 20 और इससे ऊपर हो और इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हो, तो वहां पर एकदम से रिजल्ट्स आना मुमकिन नहीं। अब तक के जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें वाज़े तौर पर जो बाइडेन आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन रियासतों के नताइज आना बाकी हैं और स्विंग स्टेट्स हैं, यकीनन उनका बहुत अहम रोल है हतमी नताइज मुरतब करने में। उसमें पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है। और अगर इलेक्टोरल कॉलेज की जैसे आप बात कर रही हैं, तकरीबन 67 वोट्स इन रियासतों से डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर इन रियासतों के नताइज आते हैं तो बिलाखिर 67 वोट्स जो इलेक्टोरल कॉलेज के हैं वो डोनाल्ड ट्रंप सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम वोट्स ले सकेंगे। इलेक्टोरल वोट्स की तादाद जितनी है उसमें कुछ रियासतें ऐसी हैं जो बाइडेन की तरफ झुकती हुई नजर आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि अगर आप जॉर्जिया को देख लीजिए, आप विस्कॉन्सिन को देख लीजिए और आप मिशिगन को देख लीजिए, और इसके अलावा शायद एक रियासत और है, नेवाडा। इन 4 रियासतों में जो रेशो इस वक्त जा रहा है बाइडेन और ट्रंप का, वो 48-50, किसी में तो 49 है सिर्फ, दोनों का 49-49 है वो सिर्फ कुछ पॉइंट से, किसी में 50-48 यानी 2-3-4 इतने पॉइंट्स हैं जिससे दोनों में फर्क आ रहा है। यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। यहाँ पर बाइडेन के जीतने के चांसेस हैं, और अगर इन रियासतों से, ये जो 3 से 4 रियासतें हैं, इसमें अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो फिर उनको सदर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छा, आपको इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बड़े करीब से ये तमाम तर मामला देख रही हैं, हालात का जायजा ले रही हैं, आपको इस वक्त क्या दिखाई देता है कि जिन स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप तगड़े दिखाई दे रहे हैं और आप कह रही हैं कि वहां पर जो बाइडेन की तरफ भी रियासतें झुकती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये मुकाबला नेक टू नेक हो जाएगा? जो वक्त आगे बढ़ेगा ये मजीद क्लोज आता चला जाएगा, गैप यकीनन डिमिनिश जरूर होगा, लेकिन आप ये कह रही हैं कि कांटेदार होता चला जाएगा मुकाबला? मैंने तमाम रियासतों की बात नहीं की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 रियासतें, ये जो कुछ रियासतें अभी बाकी हैं, उसमें से 4 रियासतें ऐसी हैं जिसमें सदर ट्रंप और बाइडेन के बीच 2 से 4 पॉइंट्स का फर्क है। उसमें सदर ट्रंप लीड कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो अहम रियासतें, हतमी रियासतें, उसमें रिपब्लिकन्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सदर ट्रंप नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि सदर ट्रंप और जो बाइडेन है वो ऑलरेडी इस वक्त लीड कर रहे हैं, तो अगर वो इन 3 से 4 रियासतों में भी लीड कर जाएं तो फिर उनके जो वोट्स हैं वो 270 तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो जीत सकते हैं और फिर ट्रंप जो है वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन बाकी की जो, अगर ये कहा जाए कि तमाम की तमाम हतमी रियासतों में जो बाइडेन जीत जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
अच्छा, अगर मैं आपसे क्लियरली पूछूं और अपने व्यूअर्स के लिए भी कि चांसेस आपको क्या दिखाई दे रहे हैं तमाम रियासतों के रिजल्ट्स, मतलब मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं? कोई ये आपको 60-40 दिखाई दे रहा है इन फेवर ऑफ ट्रंप, या ये 50-50 इस वक्त दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगी इस वक्त? देखिए, ये जो रियासतें हैं जिनको हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं, इसमें रिपब्लिकन्स की रियासतें ज्यादा हैं, डेमोक्रेट्स की रियासतें कम हैं। जो 4 मैंने आपको बताई, नेवाडा, मिशिगन, जॉर्जिया, एरिजोना और विस्कॉन्सिन, ये 4 से 5 रियासतें ऐसी हैं, जिस तरह एरिजोना में जो बाइडेन जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वो ऊपर है 1 या 2 पॉइंट से। इसी तरीके से जो जॉर्जिया है उसमें भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, जो मिशिगन है उसमें भी बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, नेवाडा में भी ऐसा ही है। तो ये 4 से 5 रियासतों में, क्योंकि किसी रियासत में सदर ट्रंप 2 पॉइंट से ऊपर हैं, किसी में जो बाइडेन, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी नताइज आ रहे हैं। अभी किसी में 60% आए हैं, लेकिन इन 4 रियासतों के अलावा जो बाकी ईमानदार रियासतें हैं वहां आप ये कह रही हैं कि क्लियरली रिपब्लिकन्स दिखाई देता है। अच्छा, एक आम सादा सा सवाल जो यहाँ पाकिस्तान में किया जा रहा है वो ये है कि अमरीकी सदर जो भी मुंतखब होता है, यकीनन इसके इंप्लीकेशंस पूरी दुनिया के अंदर होते हैं और हमारे इस खित्ते के ऊपर भी होते हैं, साउथ एशियन रीजन पे भी होते हैं। तो पाकिस्तान के हक में कौन बेहतर है? मतलब अगर ट्रंप की पॉलिसीज को देखा जाए और फिर इलेक्शन डिबेट्स के अंदर, कैंपेन्स के अंदर देखा जाए और फिर जो बाइडेन के स्टेटमेंट्स को देखा जाए, तो क्या कहा जा सकता है पाकिस्तान के लिए कौन सा कैंडिडेट ज्यादा सूटेबल होगा? देखिए, इस बारे में अगर ये कहा जाए कि डेविल एंड द डीप सी, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। इसकी वजह ये है कि अगर हम जब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करते हैं तो गुज़िश्ता हम उनका जब 4 साल देखते हैं, उसमें हमने देखा कि उन्होंने कई मर्तबा ये कोशिश की कि वो कश्मीर के मसले पर बात की, और उन्होंने जब इमरान खान तशरीफ ले गए, हमारे वजीर आजम अमेरिका, तो वहां पर उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मसले पर सालिसी करवाना चाहते हैं। खुद से बढ़कर उन्होंने जो है वो पेशकश की। उसकी बनिस्बत अगर हम प्रेसिडेंट ओबामा का दौर देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान की तरफ ड्रोन अटैक्स बहुत ज्यादा हुए। गो के जो प्रेसिडेंट ओबामा हैं वो एक प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए। उन्होंने कोई जंग नहीं की, किसी दुनिया में कोई जंगें नहीं लगाई, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की पॉलिसीज जो वहाँ के सदूर है उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। उसकी पॉलिसी तमाम ममालिक के लिए पॉलिसी साज जो हैं वो बनाते हैं, उसमें सदूर का इतना अहम किरदार नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान से उनकी जो ताल्लुकात हैं वो वैसे ही रहेंगे। और जहाँ तक अफगानिस्तान की और हिंदुस्तान की बात है, तो इसमें एक अहम बात यह है कि अब क्योंकि जो बाइडेन जो हैं उनकी जो नायब हैं कैमला हैरिस, उनका जो वो हिंदुस्तानी नजाद हैं, यानी उनकी जो वालदा हैं वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है। इस वजह से थोड़ा सा ये इजहार किया जा रहा है कि शायद अगर बाइडेन आ गए तो उनका तो झुकाव हिंदुस्तान की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अमेरिका में इस तरह नहीं देखा जाता। अमेरिका में अगर किसी का बैकग्राउंड किसी मुल्क से होता है तो वो ये नहीं करता कि उसका झुकाव उस तरफ हो जाए। जिस तरह कैमला हैरिस ने कहा कि नहीं, मेरा ताल्लुक इसी मुल्क से है, मैं अमेरिका से हूँ और मेरे सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। तो ये 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसकी बिना पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अच्छे होंगे या बुरे ताल्लुकात होंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर जो बाइडेन आते हैं तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से यकीनी तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जहाँ तक बात है तो अफगानिस्तान में जो उनकी पॉलिसी है कि वो नेट ऑफ वाच की जो वापसी की बात करते हैं, वो जाहिर है कि वो अगर आएंगे तो वो उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी आलिया शाह हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि किसान सड़कों पर क्यों हैं। किसान इस वक्त अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर दिखाई देते हैं, उनके मुतालबात क्या है और फिर उन पर हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन क्यों किया गया, अब उनकी क्या राय है। इन मामलों को आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसानों को इस कौम का मोहसिन समझते हैं। यकीनन किसान ज़राई रियासतों के माथे का झूमर हुआ करते हैं। उनके माथे से टपकने वाले पसीने के कतरे रियासत की मांग में तरक्की के सितारे भरते हैं। लेकिन कई दहाइयों से पाकिस्तान का किसान गुर्बत, लाचारी और भूख से निबर्द आज़मा है। किसान का शकवा है कि उसे उसकी मेहनत का सिला नहीं दिया जाता है। उसे दुख है कि वो कड़ी धूप में खड़ा होकर अनाज उगाता है, मगर वही अनाज उसे नसीब नहीं होता है। गुज़श्ता रात लाहौर में इन्हीं किसानों पर क्रैकडाउन किया गया। वो किसान जो अपने मुतालबात के हक में धरना थे, उनको उनके घरों से उठाया गया, लाठी चार्ज भी किया गया, जदोकोब भी किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। ये क्या मामला है
और क्या दिखाई दिया, वो क्या मंजर था, वो एक किसान जो किसी ज़राई रियासत के माथे का झूमर हुआ करता है, उसके साथ क्या रवैया रखा गया है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये गुज़श्ता रात के मनाज़िर हैं जो आपने देखे। हुआ क्या है, किसानों का आखिर कसूर क्या है, उनके मुतालबात क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मरकजी सदर किसान इत्तेहाद चौधरी शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शौकत साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो हुकूमत की तरफ से बयान सामने आ रहा है वो ये कहते हैं कि किसान इत्तेहाद की तरफ से धरना खत्म हो गया था, मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद किसान जब सड़कों पर आए फिर से धरना शुरू हो गया, जो प्लान नहीं था, तो हमें क्रैकडाउन करना पड़ा। तो आप वाज़ेह कर दीजिएगा, क्या वाकई ऐसा था कि आपकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर आ गए किसान? हमारे साथ किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किया, ना ही कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए। ये कुछ ऑफर्स थी जो हमें कबूल नहीं थी। हमारी डिमांड्स बड़ी क्लियर थी कि हमारी गंदम का रेट जो है वो 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया जाए। हमारी बड़ी वाज़ेह डिमांड थी कि हमारे जो गन्ने का रेट है वो 300 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया जाए, और इसी तरह बिजली का फ्लैट रेट में यानी 5 रुपये 35 पैसे बहाल किया जाए। जितनी सूबाई और नेशनल लेवल की एग्रीकल्चर की कमेटीज़ हैं उनमें से जो सियासी गुमाश्ती इन्होंने बिठाया वो निकाल के वहाँ पे हकीकी किसानों को नुमाइंदगी दी जाए, और इसी पे हमारे कल 10 बजे मुज़ाकरात। नहीं, इस वक्त जब आपने धरना मौखर किया है, धरना खत्म हुआ है, डिस्पर्स हो गए आपके लोग, तो ये हुकूमत से जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में डिस्पर्स हुए? नहीं, ये उनकी कल वाली जो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है कि मलिक अख्तर साहब जो सूबाई वज़ीर तवानाई हैं वो उसमें शामिल थे, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत आपके साथ मुज़ाकरात में शामिल थे, और मुज़ाकरात के बाद एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसानों के मुतालबात से मुताल्लिक़ हुकूमत ने बात सुनी है और ये कंसेंसस हुआ है जिसकी बुनियाद पर अब ये धरना ख़त्म हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि कोई इत्तफ़ाक़ राय तय नहीं पाया इसमें? कोई अभी तक इत्तफ़ाक़ राय तय नहीं पाया, और हमने अगली डेडलाइन दे दी है कि 10 नवंबर को हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर ना किया तो हम नेशनल असम्बली के सामने धरना दोबारा देंगे। नहीं, चौधरी शौकत साहब ये बताइएगा कि डेडलॉक कहाँ पर है? आपने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, अब हुकूमत आपसे क्या कह रही है? जो मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे हुकूमत ने मुकर्रर किए थे उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई है? जो हमने हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं उस पर कल 10 बजे उन्होंने मीटिंग एक कॉल की हुई है। उस मीटिंग में हमारी बड़ी क्लियर कट डिमांड है कि हमारी सीएम जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, जो सूबाई कबीना की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, और वो कमेटी हमें उस पर कोई डेडलाइन दे कि इतने दिनों में जो आपके डिमांड्स हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। अगर वो डिमांड्स हमारी पूरी नहीं की जाती तो फिर तो हमारी तो एजिटेशन कंटिन्यू है, हम तो अपनी एजिटेशन नहीं खत्म। आप ये कह रहे हैं कि वो मीटिंग कल सुबह 10 बजे तक स्केड्यूल्ड है, अभी तक आपकी राजा बशारत साहब से या किसी सूबाई वजीर से कोई मुलाकात नहीं हुई? कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक। तो जो एलामिया सामने आ रहा है कि मुतालबात मान लिए गए हैं, इस हवाले से पेशरफ्त हुई है और उसके बाद धरना उठाया गया है, इसमें किस हद तक सदाकत है? फिर देख, ये तो उनकी तरफ से एलामिया, मैं तो आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं। हमारी कल मुलाकात जो शेड्यूल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी और नुमाइंदा वफ्द की उनके साथ मुलाकात हो गई हो? नहीं, हमारे किसी नुमाइंदा वफ्द की कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, और गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ, पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया और गिरफ्तारियां अमल में आई, क्या इसकी वजह भी यही थी कि कुछ बात हुई थी, उसके बाद आपने धरना उठाने का कहा था, यकीन दहानी के बावजूद आप लोग फिर से सड़कों पर आ गए? ये रात भर जो कुछ होता रहा, इसके पीछे क्या वजूहात है? कल रात इन्होंने हमारे घरों पे रेड किया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर काश्तकार जो बैठे हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया, शेलिंग किए। कोई जवाब नहीं था इनके पास, कोई ऐसे ना मुज़ाकरात हुए थे ना मुज़ाकरात की कामयाबी की बात थी। ये इनकी अपनी मनगढ़ंत स्टोरियां थी जो सुनाते रहे कि हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। अगर सपोर्ट प्राइस 1600 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी जाएगी तो अल्टीमेटली आम आदमी को तो जो आटे का थैला है वो कभी भी सस्ती कीमत पर नहीं मिल सकेगा, उसकी कीमत भी तो बढ़ेगी उसी तनासुब से। नहीं, हमने तो अपनी ज़रूरी पॉलिसी में बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम तो 1000 रुपये में गवर्नमेंट को गंदम देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी कीमतें लागत 700 रुपये पे ले हैं, ये हमारी इनपुट्स की कीमतें कम कर दें, हम तो 1000 रुपये में इनको गंदम देंगे। जब हमारी इनपुट्स की कैलकुलेशन जो इन्होंने खुद की हुई है वो 1587
रुपए है, तो उस पे हमें 1600 रुपए में गंदम कैसे आप? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर इस वक्त अगर काश्तकार गन्ना काश्त नहीं करता है या गंदम काश्त नहीं होती है, तो इससे ज्यादा नुकसान तो काश्तकार को नहीं होगा चौधरी शौकत साहब, क्योंकि हुकूमत तो चीनी भी इंपोर्ट कर रही है और जो गंदम है वो भी इंपोर्ट की जा रही है, तो अल्टीमेटली इससे आपके काश्तकार नुकसान नहीं उठाएंगे? आप ये देखें कि हमने जो कैलकुलेशन की, जो हुकूमत को हमने फिगर्स दिए कि जी आपकी आबादी का 13% है जो बराह रास्त मार्केट से आटा खरीद रहा होता है, वो यानी वो 2 करोड़ तकरीबन वो अफराद बनते हैं। अगर उस पर सब्सिडाइज आटा ये फराम करना शुरू कर दें तो हुकूमत का जो टोटल खर्च होता है, वो जो अब नुकसान हुआ है सरकारी खजाने को इनके गंदम और चीनी इंपोर्ट करने की वजह से 404 अरब रुपए का सरकारी खजाने पे बोझ पड़ा है। ऊपर से हमारे पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर था। हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, हम चीनी एक्सपोर्ट किया करते थे, हम कपास एक्सपोर्ट किया करते थे। अब ये तीनों चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे एक तो ज़र मुबादला पे इफेक्ट पड़ा, दूसरा आपके काश्तकार जो है वो उसको भी इसका कोई बेनिफिट नहीं हो। आप रशियन काश्तकार से जाके 1977 में जाके गंदम खरीद रहे हैं, लेकिन आप अपने काश्तकार को 2000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद चौधरी शौकत हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जहां हुकूमती रवैये के बायस किसान सड़कों पर आने पर मजबूर हैं, वहीं आम आदमी की कमर महंगाई के बोझ से दबती चली जा रही है। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है। किसानों को तो लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के जरिए रोक लिया गया है। क्या हुकूमत आम आदमी को रोक पाएगी? और क्या हुकूमत महंगाई को रोक पाएगी? हुकूमत के पास इस महंगाई को रोकने के लिए क्या फॉर्मूला मौजूद है, जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बखूबी आगाह है कि इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो महंगाई के मामले पर है और एक कॉमनर को रिलीफ पहुंचाना इस वक्त अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसके बावजूद खान साहब ये चाहते भी है कि महंगाई पर कंट्रोल हो जाए और उसके लिए वो कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। बयानात भी सामने आते हैं। पता चला है कि एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.38% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट बता रही है। क्या वजह है सर? कमी कहां पर है? ठीक तरीके से टैकल क्यों नहीं हो रहा है ये मामला और इतना अहम इशू अभी तक हुकूमत की गिरफ्त में क्यों नहीं आ पा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। इस वक्त वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महंगाई एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के सामने और अगर किसी चीज़ ने पॉलिटिकली हमें बड़ी चैलेंज दी है तो वो महंगाई ही है और उसके लिए काफ़ी सारे इक़दाम भी लिए गए हैं। ये फिगर्स का तो जो आपने बताया मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ अ स्टडी डिक्लाइन। एक मुस्तकिल डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े लेवल पर डिसीजन मेकिंग हुई हैं और जो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग हुई है वो भी अपनी जगह पे है और साथ में जो रसद में और इस्तेमाल में जो एक कमी होती है सप्लाई एंड डिमांड में, उसको पूरा किया गया है और उसके लिए एक्सटेंसिव अमाउंट में व्हीट और शुगर जिसकी वजह से मसला बन रहा था वो भी मंगाई गई है और साथ साथ किसानों के लिए पैकेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पैकेज, खासकर आपको इसमें चूँकि बड़ी खुशी हुई होगी और सब शायद आप इसको जान भी गए हैं कि जो सीमेंट इंडस्ट्री और जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई है, जो सीमेंट सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बढ़ने के साथ साथ आपके उसके कम से कम 2 दर्जन जो उससे और शुबे मुंसलिक होते हैं वो सारे के सारे इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी भी महीना 2 महीने लगेंगे थोड़ा सा इसको मजीद कंट्रोल। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जब आप टाइम की बात करते हैं ना, तो एक बड़ा सादा सा सवाल है मेरा, क्योंकि आपकी हुकूमत को इक़्तिदार में आए 2.5 साल हो गए हैं
और जहाँ तक टाइमलाइन की बात है, मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली इन तमाम तर इशू से निबरदाजमा होने के लिए आपके पास 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है, क्योंकि फिर आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी भी करनी है और उसमें बहुत सारे आप जैसे लोग जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर होते हैं, लोगों से मेल मिलाप बढ़ जाता है, वज़रा भी वापस जाते हैं और फिर वो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो आपके पास बमुश्किल 1 साल है, तो आपको लग रहा है कि इस 1 साल के अंदर जो है ये तमाम तर इशूज़ टैकल हो जाएंगे? एक कॉमनर जो इस वक्त डिससैटिस्फैक्शन का इजहार कर रहा है वो सेटिस्फाई होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? नहीं, मैं नहीं समझता कि सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन 1 साल तो आप बहुत काफ़ी टाइम बता रहे हैं। मैं समझता हूँ 6 महीने के अंदर आप एक स्टडी डिक्लाइन देखना शुरू कर देंगे। एक बार जब आप एक चीज़ पे कंट्रोल पा लेते हैं बड़े लेवल पे, तो उसका माइक्रो लेवल पे उसका असर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और जितनी तंदही से इमरान खान साहब कोशिश इस पर कर रहे हैं और सूबों को साथ लेके चीफ सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर्स को और प्राइस कमिटीज तक को जो है उनको भी डायरेक्शन पीएम हाउस से गई है, तो बहुत सीरियसली इसको लिया गया है। होपफुली साल ज़्यादा बता रहे हैं, 6-7 महीने के अंदर आप देखना शुरू करेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड वुड स्टार्ट, व्हिच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। लेकिन कुछ चीज़ें आपने बताया कि महंगी हुई हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, हो सकता है हुई हों, लेकिन इंशाल्लाह यू विल सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर मुकम्मल महंगाई को ख़त्म ना कर सके तो बहुत हद तक कमी इंशाल्लाह इस साल के अंदर आप देख लेंगे। और आपकी बात सही है कि आखिरी 2 साल या आखिरी 1.5 साल जो है वो इलेक्शन का टाइम होता है, तो उसमें फिर शायद ये वक्त ना हो। इसलिए दिस इज द टाइम टू रियली पुट द हार्ड वर्क। इस वक्त बहुत मेहनत की जरूरत है। खान साहब, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, और ये जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निज़ाम और एहतसाब सरेआम वाला, ये यकीनन बड़ा पॉपुलर नैरेटिव बना और यही बिलाखिर जो है 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की वजह भी बना, एक बहुत बड़ी वजह है। ये बताइएगा सर कि आज फैसल वर्डा साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का मामला चल रहा है उसमें वो अपेयर नहीं हो रहे हैं, फिर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हुकूमत की अरकान के ऊपर नैब केसेस हैं जहां पर वो उन्हें ऑपोजिशन कहती है कि इस्तिस्ना मिल जाता है। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला सदारती रेफरेंस का मामला है, सरीना ईसा साहिबा ने सदर ममलिकत को खत लिखा और फिर उसमें रेफरेंस दिया कि मैं तो ये कहती हूँ कि जहां पर गलती हो अपने स्टूडेंट्स को वहां पर माफी मांग लेनी चाहिए, और दीगर केसेस जो मालम जब्बा और BRT की बात होती है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा? फिर जैसे वजीर आजम ने अपनी पहली स्पीच के अंदर कहा था कि मुझसे शुरू होगा, फिर वजीरों पे, फिर मुशीरों पे और फिर नीचे जाएगा। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि यू कांट बी मोर होलियर देन द पोप, यानी कि आप एक हद से ज्यादा जाके आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। अगर कभी भी अदालत ने आपको बुलाना है, आप एक वकील की राय पे चलते हैं। मैंने फैसल वाडा साहब के केस को स्टडी तो नहीं किया, लेकिन जाहिर है वो खुद वकील नहीं है, वो अपने लॉयर के मशवरे पे जाएंगे। और जब आपका किसी अदालत में आपका केस होता है तो अपने वकील के मशवरे पे ही जाते हैं, और कोई वकील उनको ये मशवरा कभी नहीं देगा कि आप ना आएँ, आप उधर पेश ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि अपने केस के हवाले से वकील साहब जब मुनासिब समझेंगे उनको कहेंगे कि अब आप आ जाएं। हाँ, अगर अदालत बुलाए कि आपने फौरी आना है, फिर वो आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? अदालत से बड़े तो फैसल साहब नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो बयानात वफाकी वज़रा की तरफ से या तर्जुमानों की तरफ से आते थे, अब वो को बरनौल का काम करेंगे और इसको टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, फिरदौस आशिक साहिबा खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी सर से पैर तक सियासी हैं, वो सियासी कारकुन हैं और वो खातून हैं। लेकिन मैंने उनको देखा है, क्योंकि ख़वातीन हमारे मुल्क में ज़ाहिर है वो एक जो है उस तरह उनको मौक़े भी नहीं मिलते, लेकिन जब मौका मिले तो फिर उनको काम भी करना चाहिए। उनको मैंने देखा है कि मेहनती खातून है और हर तरह के मुश्किल हालात में वो फ़ाइट करती हैं। कुछ मसाइल उनको रहे, उनको वजारत से भी महरूम होना पड़ा, लेकिन अब दोबारा उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मैं जो फील करता हूँ, देखें, एक लेवल तक आप उसमें प्ले कर सकते हैं। मैं हूँ, फिरदौस साहिबा हैं, कोई भी हमारा मिनिस्टर है। व्हाट रियली मैटर्स इज आई, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फयाज चौहान, असद उमर, वी डोंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान, क्योंकि इमरान खान वो होप है। इस कौम ने जो है उसकी आंखों में बड़ा कम ख्वाब सजे हैं। या तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ उन्होंने एक ख्वाब देखा, या फिर उनकी फौतगी के बाद 25-30 साल बाद मरहूम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी आंखों में इस कौम ने, यूथ ने अपने ख्वाब से जाए। और या फिर इमरान खान साहब की, उनकी बरकत से, अल्लाह ताला की बात, खान साहब की बरकत से लोगों ने ट्रस्ट किया है खान पे, उनके नाम पे वोट पड़ा है और बहुत पड़ा है, यानी कि जोली भर भर के वोट पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो होप दिया है उस होप को अब हम रियलाइज करें। हमने मैं तो ये समझता हूँ, really I believe in this, that's why I'm telling you this is an opportunity of a lifetime that you are working with a man
कि जिसको अल्लाह ने मैंडेट दिया है कि इस कौम को देखिए पहली बार आज़ाद करना मुश्किल था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मुताल्लिक और अदालती फैसले के इख्तलाफी नोट की बात करेंगे जो 2 जजेस की तरफ से सामने आए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर के इख्तलाफी नोट सामने आ गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट 65 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तलाफी नोट 68 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि शिकायत कुनिंदा की शिकायत को पजीराई देने के तमाम इकदामात कलअदम करार दिए जाते हैं। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। सदर ममलिकत को रेफरेंस को मंजूर करके आगे भेजने का इख्तियार नहीं था। इख्तलाफी नोट के मुताबिक शिकायत कुनिंदा को जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का स्पेनिश नाम मालूम होना हैरान कुन है। शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर का लंदन जायदादों तक रसाई हासिल करना भी हैरान कुन है। शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि वहीद डोगर इस सब का कैसे जानता था। वफाक का मौक़िफ़ है कि सहाफ़ी को उसका सोर्स बताने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वफाक का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर ने अपनी तहकीकाती खबर किसी अखबार में शाया नहीं की। वहीद डोगर का स्टेटस एक शिकायत कुनिंदा का था, एक सहाफ़ी का नहीं। वही डोगर ने जज के खिलाफ एक्शन के लिए शिकायत का इंदराज कराया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि शिकायत कुनिंदा को शिकायत के लिए मालूमात फीड की गई। जिस किसी ने भी वही डोगर को ये मालूमात फीड की वो कहानी का असल किरदार है। शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट की टीम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी तौर पर मालूमात देने पर नादरा और FBI हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मालूमात लीक करने का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। उन्होंने लिखा कि सदर ममलिकत ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। काउंसिल किसी भी जज के मामले पर आज खुद नोटिस लेने में आज़ाद है। FBI को तहकीकात की हिदायत देने की ज़रूरत नहीं थी। FBI या काउंसिल की जानिब कार्रवाई से गुरेज का मौक़िफ़ किसी फरीक ने नहीं अपनाया। इदारों को इख्तियारात ना होने पर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म से इख्तियारात नहीं दे सकती। FBI की रिपोर्ट काउंसिल के सामने जज के खिलाफ एक नई शिकायत होगी। FBI को आर्टिकल 209 के तहत सदर को अप्रोच करने का इख्तियार नहीं है। वफाकी हुकूमत या इसके इदारे जज के कॉन्डक्ट पर काउंसिल को शिकायत नहीं कर सकते हैं। जस्टिस ईसा के खानदान को भी शहरियों की तरह आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एसेट रिकवरी यूनिट, सदर ममलिकत के इख्तियार, FBI के दायरा कार समेत सहाफ़ी के किरदार पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने शहजाद अकबर, वज़ीर कानून की उजलत पर शुकूक व शुबात का इजहार किया है। यकीनन इस मामले पर हुकूमत की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ आना इंतहाई ज़रूरी है। रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार देने के अदालती फैसले में जस्टिस मकबूल बाकिर ने भी इख्तलाफी नोट लिखा है। अब जस्टिस मकबूल बाकिर के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि रेफरेंस कलअदम होने पर जायदादें और टैक्स मामलात अवामी मफाद के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। FBI कवानीन के मुताबिक 2004 तक 2013 खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदन की तहकीकात नहीं हो सकती। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस दायर किया और उन्हें गैर कानूनी तरीके से ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले के बाद इख्तलाफी नोट में यह बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। सदर ममलिकत ने उजलत में दस्तखत किए, जबकि कानूनी टीम ने भी सदर से हकायक छुपाए हैं। केस का फैसला तो सामने आ गया है, मगर सवाल पैदा होता है कि क्या इस केस के असल किरदारों वजारत कानून शहजाद अकबर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम होगा? क्या सदर ममलिकत इस फैसले के बाद दीगर किरदारों से बासपुरस करेंगे? इख्तलाफी नोट में एसेट रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दिया है। क्या इसके गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी? फिर वही डोगर नामी शिकायत दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई के कितने इम्कानात हैं? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्जा साहब आपके वक्त के लिए। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ जो इस हवाले से डिसेंटिंग नोट लिखे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर ने, उनकी तफसीलात सामने आई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह है, उनकी टीम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए और फिर गैर कानूनी तौर पर मालूमात देने और फिर जिस तरह नादरा और FBI हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, जिस तरह से उनका इसमें किरदार रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि एक माइनॉरिटी डिसीजन है, इसके कोई इंप्लीकेशंस नहीं हो सकते हैं। अगर जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह के ये रिमार्क्स हैं और वो ये कह रहे हैं कि फौजदारी कार्रवाई की जाए, तो क्या वाकई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो होता है जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है। इसको आप ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो नहीं कह सकते।
मगर स्टिल जो है ना, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर वो मिनॉरिटी में भी हों और किसी हुकूमत में बैठे लोगों के बारे में उनकी इस राय का इजहार आ जाए, तो अगर कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पे किसी बंदे को शर्म आती हो, कोई हया आती हो, तो वो रिज़ाइन कर जाता है। तो यहाँ तो ना लोगों को शर्म आती है, ना हया आती है, और वो दीदा दलेरी से सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी भी करते हैं, उनके खिलाफ जो है ना उनको ड्रैग भी करते हैं इस तरह की प्रोसीडिंग में, उनके खिलाफ इजाज़त लिए बगैर कोई कार्रवाई भी करते हैं। ये हमारे यहाँ होता है सर, बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि वो आपके जो सदर मुमलिकत होते हैं वो भी जो है ना बगैर एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो जो कुछ नीचे से आता है उसी को आगे साइन करके भिजवा देते हैं। और अगर सदर साहब ने अगर इस तरह से करना है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, तो फिर देखिए कि बाकी मामलात में वो किस तरह से जो है ना वो बाकी मामलात को किस तरह डील करते होंगे। तो बदकिस्मती है, इसको हम सिर्फ बदकिस्मती कह सकते हैं। ये ना सिर्फ लम्हा फिक्रिया जो है ना हम जैसे लोगों के लिए, बल्कि उनको इन लोगों को लाने वालों जो असल इनके पीछे लोग हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया। कामरान साहब, जो डिटेल सामने आ रही हैं सर, उसके मुताबिक बहुत सारे शुकों को शुबहात तो हैं कि मालूमात कहां से आई, किसने फीड किया इस हवाले से, और ये रेफरेंस किस तरह से बनाया गया, मालूमात शेयरिंग किस तरह से हुई। अब इस तमाम तर मामले को जो है इन्वेस्टिगेट कौन करेगा ताकि ये शुकों को शुबहात जो जन्म लिए हैं इन डिसेंटिंग नोट्स के साथ, इसको क्लियर किया जाए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, कोई शकूक को शुबहात नहीं है। आपने इमरान खान साहब का 2-4 दिन पहले का स्टेटमेंट पढ़ा होगा यकीनन, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं और उसको ऊपर लाने और नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे जो है ना ये सारे एक लाइन में है। ये नहीं है कि सिर्फ शहजाद अकबर का मसला है, ये नहीं है कि सिर्फ जो ना एलवी साहब का मसला है, ये नहीं है कि सिर्फ जो ना फरोग नसीम का मसला है। अच्छा कामरान साहब, देखिए अब इस पे ये कहा गया है कि नादरा और FIA के जो मामला है और उनका जो किरदार रहा है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना चाहिए। तो आपको लगता है क्या इस पर अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं नादरा के हवाले से और इन इदारों के हवाले से जिन रिजर्वेशन, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इन नोट्स के अंदर किया गया है? मेरा ख्याल है कि इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए, और अगर वो खुद नहीं लेते तो कोई पिटीशन आनी चाहिए। और सिर्फ इस बात पे पिटीशन नहीं आनी चाहिए, बल्कि इमरान खान ने जो चंद दिन पहले जो ना किसी एक जज के बारे में जो है वो बयान दिया है, उसके ऊपर भी जो ना नोटिस बनता है और या कोई पिटीशन बनती है और वो भी जो ना सामने आनी चाहिए। इसको अदलिया की आज़ादी का मसला है, अदलिया के मामलात में इंटरफेरेंस का मसला है। अगर ये अपनी इज्जत नहीं संभाल पाएंगे तो फिर किस तरह। लेकिन कानूनी तौर पर दायरा कार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से ये डिसीजन आया जिसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अब इस पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, क्या वो मजाज है कि वो नोटिस लेगी, वो इंटरवीन खुद कर सकती है आर्टिकल 161 के तहत, या फिर इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है खुद नोटिस ले सकता है? जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसने एक स्कोप दे दिया, उसने ये कह दिया सब्जेक्ट टू रिव्यू है। उन्होंने कह दिया कि ये मामला पहले FBI के पास जाएगा और FBI के बाद जो है वो रिपोर्ट जो भी होगी वो प्लेस की जाएगी, और प्लेस करने के बाद जो आर्टिकल 209 के नीचे जो फोरम है वो उसको एग्जामिन करेगा। मगर वो एग्जामिन करने के बाद जो है वो काउंसिल जो है वो सिर्फ ये कर सकती है कि उसने प्रोसीड करना है तो मोटो या नहीं करना। वो प्रोसीड किसके खिलाफ कर सकती है? अपने किसी जज के खिलाफ। जब FBR और नादरा के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जजेस की तरफ से किया जा रहा है और फिर वही कार्रवाई को फर्दर प्रोसीड करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो फिर वो कार्रवाई कितनी मौसर होगी? क्योंकि इन इदारों के ऊपर तो रिजर्वेशन है। मिनॉरिटी डिसीजन है ना, जजमेंट ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है ना फिर वो कुछ और है ना, उनके ऊपर रिजर्वेशंस उनकी भी है, मिनॉरिटी डिसीजन में भी है, कुछ जजों की भी है और हमारी भी है, ठीक है ना जी। मगर स्टिल जो है ना वो जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि वो उनके पास वो रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट को जो है रिपोर्ट उस फोरम के सामने जो है वो प्लेस हो जाएगी और उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे कि उन्होंने सो मोटो जो है ना प्रोसीड करना है उस रिपोर्ट की रोशनी में या नहीं करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। कोरोना की दूसरी लहर के बायस पाकिस्तान में आलमी वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है और मुल्क में कोरोना मरीजों की शरह 5% तक जा पहुंची है। मुल्क में 4 माह बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद यानी एक्टिव केसेस की तादाद अब बढ़कर 14,646 से तजावुज कर गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 18 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। दूसरी जानिब क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आ रही है
ऐसे में इस वायरस का तरियाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन की बात की जा रही है और बहुत सारे उन ममालिक की तरफ नज़रें भी लगी हुई हैं जो सबसे पहले वैक्सीन तैयार कर लेंगे। वजारत सेहत ने इसी के पेश नज़र मुतवक्का कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग का फैसला किया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखकर इजाज़त भी तलब की गई है। वजारत सेहत ने वैक्सीन के लिए $100 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी है। वज़ीर आज़म के नाम जारी मरासले में 1 करोड़ शहरियों के लिए हंगामी बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन बुक कराने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानियों के लिए कब तक दस्तयाब होगी, वैक्सीन के इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या वैक्सीन शरह अमवात पर काबू पाने में मुआविन हो सकेगी, इस वैक्सीन की प्राइस क्या होगी, कहां से दस्तयाब, ये तमाम तर बातें अभी तय करना बाकी है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, इस वायरस का तरियाक सामने नहीं आ जाता है, तब तक एहतियात लाजिम है। एहतियात कीजिए और महफूज रहिए, यही हमारा पैगाम है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।